नमस्कार, मैं चंचू सर आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ एसबीटी यानी बिहार पॉलिटेक्निक। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप जैसा देख रहे हैं पीछे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो हम लोगों को पढ़ना है, जो सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन है, पहला टॉपिक क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। और एक दो दिन में जो है अगर माइक आ जाता है तो अभी जो इको का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और जो साउंड में थोड़ा सा क्वालिटी में जो डिग्रेड हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बाकी हम लोग सीरियली ढंग से पढ़ाई हम लोग करते रहेंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो देखिए जैसा मैं लिखा हूँ, सबसे पहले यूनिक क्लासेस आप इस पर सब्सक्राइब करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको जाता रहेगा। चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ थर्ड सेमेस्टर एसबीटीई। अब देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में क्या है, 4 यूनिट पढ़ना है। किसके लिए? मैकेनिकल और सिविल। लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उन सभी को पढ़ना है। लेकिन उनके लिए दो टॉपिक जो है अलग से शामिल हो जाता है और उसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक है फोरियर सीरीज। तो दो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अलग से पढ़ना है और ये दो टॉपिक आपके कोर ब्रांच के लिए, आपके जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैकेनिकल वाले हैं, जो सिविल वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है ये पढ़ना है 4 यूनिट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उन लोगों को 5 और 6 यूनिट पढ़ना है, मतलब 6 यूनिट पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज 4 यूनिट के बारे में क्या क्या है और क्या होता है। सिलेबस में देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन में अगर हम लोग देख लें तो दो इसमें टॉपिक आता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक हो गया। तो इन दोनों टॉपिक को जब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम लोग देखें कि किसी भी स्पेस का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वहां पर जो है एप्लीकेशन करेंगे हम लोग किसका? इंटीग्रेशन का। जैसे मैं लिखा हूं कि फाइंड एरिया वॉल्यूम। तो ये जो एरिया वॉल्यूम जैसे हम लोग निकाल रहे थे एक रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, क्यूब का, तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। जैसे सपोज ये मान लीजिए अगर ये दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, तो सिंपली है या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, जो भी इसका लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा उससे हम लोग अभी निकाल रहे थे। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कुछ ऐसा दे दे कि आप इसका एरिया मुझे निकाल करके बताइए इस स्पेस का, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सारा चीज जो है हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन, डेफिनेशन, सिलेबस, वो सारा चीज बाकी हम लोग ये करेंगे। तो यहां तक हम लोग आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सेकेंड यूनिट है। दूसरा यूनिट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग ये कंप्लीट करेंगे तो ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सर्किट में देखेंगे इसका क्या यूज है। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैं बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हाउ कैन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी, एंड जैसे डाइस हो गया, क्वाइल हो गया, अलग अलग जो एक कंडीशन है प्रोबेबिलिटीज के लिए, तो वहां कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंजीनियरिंग में देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसका दोगुना तीगुना हम लोगों को वहाँ पढ़ना रहता है और बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। लेकिन आप लोगों को सिलेबस के अनुसार जो स्टेट बोर्ड टेक्निकल का जो सिलेबस है उसके अनुसार 3 फार्मूला पर हम लोग फोकस करेंगे। और वो फार्मूला है क्या करके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है एक होता है डिस्क्रीट फंक्शन और एक होता है रेगुलर फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब हम लोग वहां पर जाएंगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स में 5-6 फार्मूले प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं। किसी भी फंक्शन का रूट निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां पर हम लोग देखे थे वही चीज थोड़ा सा उसमें एडवांस रहेगा लेकिन वही चीज सारा रहेगा। जैसे बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फार्सी मेथड हो गया। NR का मतलब है न्यूटन रेफसन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड। 3 ये हो गया गॉस इलिमिनेशन मेथड, गॉस सेडल मेथड, जैकोबी मेथड। ये 6 हम लोगों को यहाँ कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो देखिए सिविल का और मैकेनिकल का ये पूरा सिलेबस हो गया, ये 4 यूनिट पढ़ना है। और मैक्सिमम आप मान करके चलिए जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है इसी में आपका लगभग 50% सिलेबस आ जाएगा। इसमें जो है इनडिफिनिट हो गया और डिफिनिट हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया, वॉल्यूम एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, वो सारा बहुत सारा इसमें निकालना है हम लोगों को। तो इंटीग्रेशन का ये टॉपिक हो गया और बाकी जो है ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं टू द पॉइंट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि आखिर ये होता क्या है, ये है क्या। जैसे हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो मैं कल पिछले वाले वीडियो में बता रहा था कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो हम लोग वहां पर देख रहे थे, तो जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे जैसे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो क्या होगा n x पर पावर n माइनस 1। उसी तरीके से अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका अपोजिट होगा और ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है वो सारा चीज। देखिए नेक्स्ट है इफ वी राइट, अगर हम लोग लिखते हैं जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे f ऑफ x है, f ऑफ x का मतलब क्या है, ये फंक्शन है। f ऑफ x हो गया, फंक्शन हो गया। आगे होता क्या है, तो f ऑफ x को ही हम लोग बोलते हैं y। या तो आप y बोलिए या तो क्या बोलिए f ऑफ x बोलिए, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि x जो है जैसे ही हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट होगा। लेकिन f ऑफ x और y में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम लोग वहां पर लिख रहे थे ना, जैसे क्या लिख रहे थे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx लिख रहे थे, तो ये हो गया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और किसी फंक्शन का हो गया और किसी के रिस्पेक्ट में हो गया, जैसे कि x हो गया, x के रिस्पेक्ट में ये हो गया डिफरेंशिएशन, dy बाय dx हो गया। चाहे इसी की जगह पर जैसे y हो गया तो y हम लोग क्या लिखे हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगर मैं यहां मान लिया हूं कि मान लिए कि g ऑफ x आया, मान लिए f ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में g ऑफ x आया, तो यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि g ऑफ x से यहां पर g ऑफ x से f ऑफ x, अगर मान लीजिए g ऑफ x दिया हुआ है तो f ऑफ x मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। तो उसका आंसर जो होगा एक ही है, वो है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन। तो f ऑफ x दिया था, y दिया था, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए। जैसे ही डिफरेंशिएशन किए तो g
जी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन जैसे ही इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे ना तो यही हमारा एफ ऑफ एक्स मिलेगा, यानी कि अब दिया रहेगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो जी ऑफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। यही इसका मतलब है। इसीलिए हर डेफिनेशन में आप कहीं भी देखेंगे, हर डेफिनेशन में ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा, अपोजिट, यानी किसका? तो डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का अपोजिट हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का रिवर्स हो गया डिफरेंशिएशन। दोनों में कोई बस रिवर्स का ये अंतर है। उसके बाद इसे लिखा हूं, इफ वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर जी ऑफ एक्स, देन इट मींस दैट वी फाइंड, हम लोग निकालते हैं जी ऑफ एक्स मतलब द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज गिवन, मतलब जब दिया रहेगा तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये होता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वी कैन वी फाइंड, क्या हम लोग निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स? बताइए, क्या हम लोग निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स? कैसे? जब जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स दिया रहेगा, जब ये जी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो ये पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जब जी ऑफ एक्स दिया रहेगा। तो ये हम लोगों को क्या करना है? निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर जो होगा यही होगा, द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हिच इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। मतलब वही हम लोग जो अभी बोले वही सारा चीज है, इनवर्स प्रोसेस है। और जैसे ही कोई फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हूं, लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन। जैसे मान लीजिए एक टॉफी है, टॉफी को आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए एक टॉफी है, 3 बच्चे हैं, तो एक टॉफी को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। लेकिन मान लीजिए कि टॉफी 3 है और बच्चे 1 है, तो सभी टॉफी एक ही बच्चे में दीजिएगा, तो रिवर्स हो गया, उल्टा सारा। और इंटीग्रेशन का मतलब देखिए, इंटीग्रेशन मतलब हो गया कि समेशन मतलब जोड़ हो गया, ये जोड़, ठीक है, जोड़, यानी कि समेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, एक समेशन का ही फॉर्म है। और अब ये जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सिंबल ये तो हम लोग देख रहे हैं, यही इंटीग्रेशन है। और इसका देखिए सिंबल किस टाइप का है? एस के जैसा है, और एस का मतलब क्या होता है? समेशन। तो इसीलिए यहाँ पर इस सिंबल का यूज किया गया है। इस सिंबल मतलब हो गया इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। उसके बाद जैसे हम लोग ये देखे थे डिफरेंशिएशन में, तो अगर कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स है और उस जी ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, और प्लस में सी यहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं। अब आप पूछिएगा सर ये सी क्या होता है, सी क्यों जोड़ रहे हैं? वहां पर तो सी था नहीं। तो सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में क्या बताया कि 2 चीज हम लोग पढ़ना है, क्या नहीं? तो पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जो लिखा हूं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब मान लीजिए ये कहा जाएगा भाई आप यहां से 1 से लेकर के 10 तक जाइए, तो ये डिफिनिट हो गया, आपका जो है आपका डोमेन जो है डिफाइन हो गया, आप 1 से लेकर 10 तक ही जा सकते हैं। लेकिन इनडिफिनिट में जो है कोई रेंज नहीं है, आप कहीं से भी कोई और छोर नहीं है, कहां से स्टार्टिंग किए कहां तक जाना है, तो उसमें ये लिमिट नहीं है। इसीलिए उस फंक्शन को डिफिनिट बनाने के लिए सी का यहाँ पर यूज करते हैं।
और उसी सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि फाइनली जो भी रहेगा, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे? सी ऐड कर देंगे। सी हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये इसका एक सिंबल हो गया। सिंबल ये हो गया, यहाँ पर कोई फंक्शन रखेंगे और डी ऑफ एक्स जो है इसके रिस्पेक्ट में हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे, हाउ टू रीड ऑफ दिस मैथमेटिकल सिंबल। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन g of x with respect to x is equal to f of x plus c। तो c हो गया कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। सिंपली हम लोग कभी कांस्टेंट ही बोलेंगे या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो वहां इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो है y = x⁴n, ये फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसमें जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालिए। तो डिफरेंशिएशन जो होगा n × x⁴n - 1, n × x⁴n - 1। अब ये हो गया, लेकिन अब यहां से हम लोग जो है इस वाले मुद्दे पर आएंगे, इस वाले टॉपिक पर आएंगे। ये हम लोग पढ़ के आ गए हैं, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। अब देखिए यही फंक्शन है x⁴n, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक जो है पावर में घटा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, और उसी क्वांटिटी से जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद उसी क्वांटिटी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसमें जो है n - 1 हो गया, यहाँ पर n + 1 हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि जो क्या है रिवर्स प्रोसेस है। अब देखिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन हो गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे, क्या था, cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। अब जो है अब जो यही कहा जा रहा था कि g ऑफ x दिया रहेगा, तो बताइए f ऑफ x कैसे निकालेगा, f ऑफ x जो है कैसे निकालेगा। तो अब जैसे यहाँ पर हो गया डिफरेंशिएशन हो गया साइन का, cos हो गया। अब ये cos से हम लोगों को यहाँ पर पहुंचना है, मतलब ऐसे रिवर्स वाला। तो इसीलिए देखिए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। देखिए पूरा अपोजिट हो गया, साइन का cos हुआ और cos का sin हो गया। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि रिवर्स है। जो वहां पर जो हम लोग पढ़े आप उससे इसका हेल्प मिलेगा। अब मान लीजिए बहुत सारे तमाम स्टूडेंट होंगे जो अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं एसबीटी में। अब कोई लोग जो नहीं पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एश्योर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं भी पढ़े हैं ना, जैसे ही मेरा क्लास में पढ़ेंगे तो साथ साथ डिफरेंशिएशन भी सीख जाएंगे। मतलब जो स्टूडेंट अगर गधा भी है, मतलब नहीं पढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रेस्ट में हम लोग शामिल कर देंगे, घोड़ा बना देंगे हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया sin x, cos x। अब देखिए यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन cos था। अब जब हम लोग cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -sin x। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले sin का किए थे cos x हुआ, अब हम लोग cos का करेंगे, क्या होगा, -sin x। अब जो है sin x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखिए इंटीग्रेशन, तब जाकर के -cos x प्लस c हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तब जाकर क्लियर होगा कि कैसे होता है। ये सारा
डेफिनेशन देख लिए, पूरा कंसेप्ट देख लिए, ये सारा चीज। तो अब मैं जा रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करने के लिए, बेसिक प्रॉब्लम करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो बस 2-4 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद तो जो सेकेंड सेमेस्टर में जो है उसका रिवीजन कराऊंगा और जो भी डाउट है वहां पर क्लियर होगा। तो इस वीडियो का आप लोग क्या करिए, देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन ठीक है चल रहा है, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन होगा तो आपका क्लास जैसे पहले चलता था वैसे चलता रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे x पर पावर n dx, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो होगा n+1/n+1 प्लस c हो गया। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका साइन हो गया इंटीग्रेशन का, ये हो गया साइन। और मान लीजिए x पर पावर 2 है यानी कि x², व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x पर पावर 2 पहले से था, और फार्मूला में क्या है, एक जोड़ना है, 1 ऐड करना है, +1 प्लस c, बस कुछ भी नहीं करना है। x³ dx जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 3 + 1, एक जोड़ देना है और उसी से डिवाइड करना है, 3 + 1 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, x4/4 प्लस c। मान लीजिए x पर पावर आपको दे दिया कि मान लीजिए 1000 है, बोलेगा आप कैसे करेंगे। अरे यार कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। 1000 1000 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा x⁻1001 प्लस c। ये हो गया। अब ये तो सारी पूरा मतलब इंटीजर हो गया। आप कोई फ्रैक्शन में लेकर दिखाइए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आप इसको नोट करते रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और जो भी मार्केट में भी चल रहा है उसको देख करके परेशान, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम लोग आप लोगों के साथ में हैं, कोई भी परेशान नहीं होना है। बस पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जैसे देखिए x पर पावर 3/2 dx, अगर ऐसा दिया रहेगा तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे यार, सिंपल है। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े 3/2 में 1 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3/2 + 1 प्लस c। अब इसको ऐड करिए। अब देखिए 3/2 मतलब क्या हो गया, 1.5, और 1.5 में 1 जोड़ेंगे क्या हो गया, 2.5 भाई बताओ, 2.5 को कैसे लिखते हैं, 5/2 प्लस c। अब इसको पलट दीजिए, 2/5 हो गया, x पर पावर 5/2 प्लस c, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब चलिए आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो सेकेंड सेमेस्टर का है, दोनों ब्रांच का, दोनों ग्रुप का, वो हम लोग करेंगे। और अभी देखिए सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच अभी हम लोग का कंटिन्यूअस चलेगा। जो भी बच्चे सिविल ब्रांच के हैं, जो भी बच्चे मैकेनिकल ब्रांच के हैं, वो सारे लोग इसको नोट करेंगे। और सिविल में जैसे सिविल में मैं पढ़ाऊंगा, ये तो पढ़ाई है मैथमेटिक्स, और जो ड्राइंग का है, बिल्डिंग ड्राइंग सर पढ़ाएंगे। और 2-3 सब्जेक्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और सर्वेइंग है, और एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, तो वो सर पढ़ाएंगे। ठीक है, वो दूसरे सर पढ़ाएंगे जो मैकेनिकल सिविल से हैं। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी आपका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, प्रमोट करने का जो चक्कर चल रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है 25 तारीख तक, 30 तारीख तक, 1 अगस्त से कंटिन्यूअस 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्लास चलेगा। जैसे ही अगर 15 तारीख अगर कहा जाता है 15 अगस्त के बाद कॉलेज स्कूल खुल जाएगा, अगर आप लोग आएंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो भी फी रहेगा ऑफलाइन सेम रहेगा, उसमें कोई परेशान नहीं होना है। सिविल ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच चलेगा, और जो भी मैकेनिकल सिविल के टीचर है वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ठीक है, आज यहीं तक रहते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।